नमस्कार साथियों, ये हमारा भारतीय संविधान लेक्चर सीरीज़ का 8वां पार्ट है और इस पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार से कैबिनेट मिशन योजना के बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ और अंतरिम सरकार के गठन के बाद संविधान सभा का गठन हुआ जिसने हमारी संविधान का निर्माण किया है। ठीक है, तो बेसिकली इस लेक्चर में हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला है अंतरिम सरकार का गठन और दूसरा है संविधान सभा का गठन। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अंतरिम सरकार का गठन कि किस प्रकार से अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। यही वो अंतरिम सरकार थी जिसने संविधान लागू होने के पहले एक केंद्रीय सरकार के रूप में कार्यभार संभाला था भारत का। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत अंतरिम सरकार के गठन प्रस्तावित था। ठीक है, अपन ने इसके जस्ट पहले कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ा था। उस कैबिनेट मिशन में अंतरिम सरकार का गठन प्रस्तावित था। इस समय भारत के वाइसरॉय थे बेटा कौन? लॉर्ड विवेल। ठीक है, और कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वाइसरॉय के पद पर कौन था? लॉर्ड विवेल थे और कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और इस अंतरिम सरकार के विषय में कायम में उल्लेख किया जा चुका था। तो बेटा कैबिनेट मिशन में इस अंतरिम सरकार के विषय में उल्लेख हो चुका था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अंतरिम सरकार के विषय में। तो 1 अगस्त 1946 को, डेट आप लोग याद रखिएगा, कौन सी डेट है बेटा? 1 अगस्त 1946 को नेहरू जी को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया किसने? लॉर्ड विवेल ने। ठीक है, 24 अगस्त 1946 को, 1 अगस्त को निमंत्रण दिया गया और 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा हुई कि कौन कौन इस सरकार में शामिल होगा। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। ठीक है, फिर से डेट से एक बार आप लोग ध्यान से समझिए। 1 अगस्त 1946 की बात है जब नेहरू जी को निमंत्रण दिया गया कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। ठीक है, अब इस अंतरिम सरकार के विषय में भी जान लेते हैं हम। इसकी जो संरचना है, इस संरचना में अंतरिम सरकार के अध्यक्ष के रूप में या अध्यक्ष का पद ग्रहण किया था किसने? भारत के वाइसरॉय लॉर्ड विवेल ने। उपाध्यक्ष के पद पर देखें तो उपाध्यक्ष के पद पर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारंभ में इस अंतरिम सरकार में कुल 13 सदस्य थे। कितने थे बेटा? कुल 13 सदस्य। लेकिन बाद में जब इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग भी शामिल हुई तो 26 अक्टूबर वर्ष 1946 को मुस्लिम लीग के शामिल होने के बाद कुल सदस्यों की संख्या हो गई बेटा कितनी? 15। इसमें कांग्रेस के 3 सदस्यों से इस्तीफा ले लिया गया और मुस्लिम लीग के 5 और सदस्य इसमें शामिल कर दिए गए। देखो, प्रारंभिक सदस्य कितने थे? 13। तो कांग्रेस के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया तो बचे कितने? 10 और 5 सदस्य मुस्लिम लीग के शामिल हो गए तो टोटल अंतरिम सरकार के सदस्यों की संख्या हो गई बेटा कितनी? 15। ठीक है, तो इस प्रकार से अंतरिम सरकार में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? लीग के शामिल होने के बाद 15। और मुस्लिम लीग कब शामिल हुई इसमें? तो 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी इस अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। तो ये 3 डेट्स आपको बहुत ध्यान से समझना है। कौन कौन सी? 1 अगस्त 1946 को निमंत्रण दिया गया, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा हुई और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। ठीक है, फिर ध्यान से देखना, 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग इस अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। चलिए, अब मुस्लिम लीग की भूमिका अपन देखते हैं कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग की भूमिका क्या थी। तो प्रारंभ में तो लीग शामिल नहीं हुई। ठीक है, जब अंतरिम सरकार गठित हुई 2 सितंबर 1946 को, तब लीग इसमें शामिल नहीं हुई। लीग कब शामिल हुई बेटा?
तो लीग शामिल हुई 26 अक्टूबर 1946 को। इसलिए प्रारंभ में तो मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई। बाद में शामिल होकर भी विरोधात्मक नीति मुस्लिम लीग ने अपनाई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग का सीधा सा उद्देश्य था कि सरकार में शामिल होकर पृथक पाकिस्तान की मांग को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि सरकार के भीतर रहकर पाकिस्तान की मांग को आगे बढ़ाना ये मुस्लिम लीग का उद्देश्य था। और सिर्फ इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लीग शामिल हुई थी किसमें? अंतरिम सरकार में। ठीक है, चलिए अब अपन इस पूरे समय की या इस पूरे के पूरे माहौल की महत्वपूर्ण घटनाओं को देखते हैं कि कांग्रेस के कुछ सदस्य हटाए गए थे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, प्रारंभिक रूप से अंतरिम सरकार में 13 सदस्य थे, 3 सदस्यों को बाहर किया गया और लीग के 5 सदस्य इसमें शामिल हुए। अब वे 3 सदस्य कौन कौन से थे? तो पहले थे सैयद अली ज़हीर, ये कांग्रेस के सदस्य थे जिन्हें हटाया गया था। दूसरे थे शरद चंद्र बोस और तीसरे थे सर शफात अहमद खान। और ये 3 सदस्य हटने के बाद मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि इसमें शामिल हो गए थे। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं इंक्लूडिंग वित्त मंत्रालय, ये मुस्लिम लीग को दे दिए गए थे। इसमें वित्त मंत्रालय लियाकत अली खान के पास था। किसके पास था बेटा वित्त मंत्रालय? तो ये था बेटा लियाकत अली खान के पास। ठीक है, अब इस अंतरिम सरकार की असफलता का कारण क्या था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संघर्ष तो चल ही रहा था भारत के विभाजन को लेकर, तो एक कारण वो हो गया लीग का सहयोग ना करना। ठीक है, लीग अंतरिम सरकार में शामिल तो हो गई थी लेकिन किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं कर रही थी, और बहुत ज़्यादा प्रशासनिक अस्थिरता विद्यमान थी संपूर्ण भारत में। इसलिए अंतरिम सरकार प्रभावी नहीं हो पाई, प्रभावी नहीं बन सकी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसके संबंध में एक कथन भी दिया है कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं, क्योंकि इतना अब समझ में आ गया था कि भारत का विभाजन टाला नहीं जा सकता, भारत का विभाजन अवश्यंभावी हो गया है। इसलिए अंबेडकर साहब ने ये कथन दिया था कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। ठीक है, अब आइए समझते हैं इस अंतरिम सरकार में किस व्यक्ति को कौन कौन सा विभाग मिला था। तो लॉर्ड बिवेल जो उस समय भारत के वायसरॉय के पद पर थे, वे इस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो इस अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे। साथ ही साथ इनके पास विदेश मंत्रालय भी था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे अंतरिम सरकार के और साथ ही साथ इनके पास विदेश मंत्रालय भी था। वल्लभ भाई पटेल के पास गृह विभाग था एवं वे साथ साथ में सूचना मंत्री भी थे, या सूचना विभाग भी उन्हीं के पास था। डॉक्टर जॉन मथाई के पास उद्योग विभाग, बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग, अर्थात वे भारत के रक्षा मंत्री थे अंतरिम सरकार में। सी राजगोपालाचारी के पास शिक्षा विभाग था, अर्थात अंतरिम सरकार या आज़ादी के पहले जो सरकार थी उस समय पहले शिक्षा मंत्री थे कौन? सी राजगोपालाचारी। इसी प्रकार से CM भाभा, इनके पास कार्य एवं खदान मंत्रालय हुआ करता था। ठीक है, ये सभी लोग कांग्रेस पार्टी के ही थे। फिर देखते हैं अपन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था, आसफ अली के पास रेल मंत्रालय, बाबू जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय, लियाकत अली खान के पास वित्त विभाग। ठीक है, यहाँ से ये लीग के 5 सदस्य आ गए। जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा था, लियाकत अली खान को वित्त विभाग दिया गया। आई चुंद्रीगर, ये भी मुस्लिम लीग के ही व्यक्ति थे, इन्हें वाणिज्य विभाग दिया गया। इसके अतिरिक्त अब्दुल रब निश्तार को संचार विभाग दिया गया, जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि विभाग और गजनफर अली खान को स्वास्थ्य विभाग दिया गया। ठीक है, तो ये जो सदस्य थे, ये सदस्य मुस्लिम लीग से चुनकर आए थे। ठीक है, बाकी के सारे सदस्य कांग्रेस के थे।
तो इस प्रकार से अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ठीक है, तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठित हुई। अध्यक्ष थे विवेल, उपाध्यक्ष थे नेहरू जी, कुल सदस्य थे कितने? 15। और वित्त मंत्रालय किसे दिया गया था बेटा? वित्त मंत्रालय दिया गया था लियाकत अली खान को। फिर अपन इस लेक्चर के सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं और वो है संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा क्या है, पहले इसको समझते हैं। संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे, ये सभी सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आए थे। मतलब आम जनता ने विधानसभा के सदस्यों को चुना और उन सदस्यों ने अपने बीच में से संविधान सभा के सदस्यों को चुना। तो अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने गए थे ये सभी सदस्य। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो संविधान सभा है इसकी विचारधारा कहाँ से शुरू हुई। तो ब्रिटेन के समानतावादी एवं सर हेनरी मैन के द्वारा संविधान सभा का विचार पहली बार दिया गया था। व्यवहारिक रूप से संविधान सभा को पहली बार गठित किया गया था अमेरिका में और फ्रांस में। भारत में इस संविधान सभा का विचार पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक में दिया। कब की बात है बेटा? ये 1895 की। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में पहली बार संविधान सभा का विचार दिया था। 1922 में महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। क्या कहा था बेटा महात्मा गांधी ने? कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। तो फिर 1924 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भी मांग रखी थी। ठीक है, जिसका औपचारिक प्रस्ताव M.N. रॉय ने तैयार किया था। इसी प्रकार से 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने इस विचारधारा को लोकप्रिय बनाया। 1942 में क्रिप्स मिशन ने इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था। अपन ने पढ़ा था क्रिप्स मिशन के विषय में। 1946 में कैबिनेट मिशन ने इस विचारधारा को लागू कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विचारधारा संविधान सभा की भारत के इतिहास से जुड़ी और भारतीय संविधान के निर्माण में इन्होंने एक अहम भूमिका का निर्वाह किया। अब अपन देखते हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। तो जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। चुनाव कैसे थे? तो ये अप्रत्यक्ष अर्थात इनडायरेक्ट इलेक्शन था। अप्रत्यक्ष चुनाव जो अभी मैंने आपको समझाया कि आम जनता ने चुना विधानसभा के सदस्यों को और विधानसभा के सदस्यों ने चुना संविधान सभा के सदस्यों को, यानी अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता ने ही संविधान सभा के सदस्यों को चुना। तो चुनाव कैसा हो गया बेटा? ये अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया, अर्थात प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चयन हुआ था। अब देखते हैं कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो कुल थे बेटा 389 सदस्य। कहाँ पर? संविधान सभा में। इसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से चुनकर आए थे, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी प्रांतों से आए थे और 93 सदस्य देशी रियासतों से आए थे। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो देशी रियासतों से जो सदस्य आए थे इनका निर्वाचन नहीं हुआ था, क्योंकि देशी रियासतों में किसी भी प्रकार की विधानसभाएं नहीं थी। इसीलिए अगर पूछा जाए कि कुल निर्वाचित सीटें कितनी थी, तो निर्वाचित ब्रिटिश प्रांतों में निर्वाचन हुआ था और कमिश्नरी क्षेत्रों में निर्वाचन हुआ था। तो 292 और 4 कितनी हो गई? 296। यानी कुल निर्वाचित सीटें जो कि ब्रिटिश प्रांत से आई थी बेटा, वो कितनी थी? 296। ठीक है, चुनाव कहाँ नहीं हुए थे? तो देशी रियासतों में चुनाव नहीं हुए थे, अर्थात 93 लोग डायरेक्टली चुनकर आए थे। ठीक है, लेकिन कुल निर्वाचित कितने रहेंगे? 296। तो संविधान सभा में कुल सदस्य कितने हो गए? 389। ठीक है,
अब चुनाव परिणाम क्या रहा कि कांग्रेस को 208 सीटें मिली। संविधान सभा में जो कांग्रेस की सीटें थी वो कितनी थी? 208 सीटें। मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली, यानी कि लीग की स्थिति तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। अब लीग के मंसूबों पर पानी ही फिर गया, क्योंकि लीग संविधान सभा में इसलिए शामिल हुई थी चुनावों में कि वो सरकार का हिस्सा बनकर पृथक पाकिस्तान की मांग करेगी, ठीक है। और एक एक सीट मिली यूनियनिस्ट, कम्युनिस्ट, अनुसूचित जाति संघ को, और निर्दलीय चुने गए 8 लोग, ठीक है। अपन को इससे मतलब है कि कांग्रेस को कितनी मिली? 208 सीटें, और मुस्लिम लीग को कितनी मिली? 73 सीटें। अब ये जो 389 सदस्यों की संविधान सभा चुनी गई है, इसकी विशेषता ये है कि ये अपने आप में एक बहुदलीय निकाय थी। बहुदलीय निकाय का अर्थ होता है कि कोई एक दल इसमें नहीं था, अपितु बहुत सारे दल इसमें शामिल थे। विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। एंग्लो इंडियन समुदाय से चुने गए थे बेटा फ्रैंक एंथनी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी जैसे एग्जामों में कि संविधान सभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो किसने किया बेटा? फ्रैंक एंथनी ने। और पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो पीएच मोदी के द्वारा पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया गया था। क्लियर है? अब संविधान सभा में अंबेडकर साहब की क्या भूमिका थी? तो पहली बार अंबेडकर साहब संविधान सभा के लिए जब पहली बार अंबेडकर साहब चुने गए थे तो वे पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए थे वर्ष 1946 को। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो विभाजन में इनकी सीट पूर्वी पाकिस्तान, आज के बांग्लादेश में चली गई, ठीक है। तो विभाजन के बाद उनकी सीट समाप्त हो गई थी, इसलिए बम्बई प्रेसिडेंसी से री इलेक्शन हुआ, ठीक है। और फिर से ये संविधान सभा के सदस्य बन गए, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसीलिए इन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। किसे? अंबेडकर साहब को, क्योंकि किसके सदस्य थे बेटा? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, अर्थात भारतीय संविधान का प्रारूप निर्माता थे कौन? अंबेडकर साहब, इसीलिए इन्हें भारतीय संविधान निर्माता भी कहा जाता है, ठीक है। अब मुस्लिम लीग का क्या रुख था? तो मुस्लिम लीग की सीट तो बहुत कम थी, अपन ने देखा था 73 सीटें ही मिली हैं। तो अलग संविधान सभा की मांग करने लगी मुस्लिम लीग, क्योंकि उसकी स्थिति तो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, इसलिए उसने संविधान सभा का बहिष्कार किया। और 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो इस बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्य अनुपस्थित थे, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो इस बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्य अनुपस्थित थे। अब अपन बात करते हैं संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की। तो प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कितने सदस्य उपस्थित थे बेटा? तो 208 सदस्य उपस्थित थे। इसी बैठक में संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन चुना गया बेटा? पहला अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पुनः बैठक हुई और इस बैठक में स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे चुना गया बेटा? स्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। पूरे संविधान का निर्माण अलग अलग समितियों के माध्यम से हुआ है, जो हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। लेकिन अभी आपको ये जानना ज़रूरी है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर BR अम्बेडकर। और 24 अगस्त 1947 को उन्हें इस पद के लिए चुना गया था। कब? 24 अगस्त 1947 को उन्हें इस पद के लिए चुना गया था, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा कि संविधान सभा के विषय में ब्रिटिश विद्वान जी ऑस्टिन ने कहा था
कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। क्या कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल कितने सदस्य चुने गए? 389। कांग्रेस को मिली 208 सीटें, लीग को मिली कितनी? 73 सीटें। लीग की स्थिति काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी, इसलिए उसने संविधान सभा का बहिष्कार शुरू कर दिया। संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। फिर 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक हुई तो उसमें उसके अध्यक्ष चुने गए स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये आपको मालूम होगा कुल सदस्य कितने? 389। ब्रिटिश प्रांत से चुने गए 292, देशी रियासतों से चुने गए 93 और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से चुने गए 4 सदस्य। ये जस्ट अभी अपन ने पढ़ा। समुदाय के आधार पर देखा जाए तो जनरल या सामान्य कैटेगरी से चुने गए 213 सदस्य। कितने चुने गए बेटा? 213 सदस्य चुने गए। मुस्लिम सीटों से 79 और सिख कम्युनिटी 4 सदस्य सिख कम्युनिटी से यहाँ पर आए थे। अब अगर देखा जाए सामाजिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से तो टोटल 15 महिलाएं संविधान सभा का हिस्सा थी। अनुसूचित जाति के हिसाब से देखें तो एससी कम्युनिटी से 26 लोग आए थे। अनुसूचित जनजाति के हिसाब से देखें तो एसटी कम्युनिटी से 33 लोग आए थे। ठीक है, कांग्रेस को मिली 208, अब तक तो याद हो गया होगा आपको। मुस्लिम लीग को मिली 73 और निर्दलीय उम्मीदवार चुने गए थे कितने? 8। ठीक है, तो 1924 में सबसे पहले स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की थी। 1937 में फैजपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का महाराष्ट्र में, जब कांग्रेस ने इस मांग को स्वीकार किया था। 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, त्रिपुरी जबलपुर के पास हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में। तो इस प्रस्ताव को पारित कर दिया, अर्थात स्वतंत्र भारत में संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही था। ठीक है, अब यहाँ पर अपन देखते हैं उन 15 महिलाओं के विषय में, जो 15 महिलाएं संविधान सभा का हिस्सा थी। कौन कौन सी हैं वे 15 महिलाएं? सुचेता कृपलानी जो चुनी गई थी कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। विजय लक्ष्मी पंडित, ये भी कहाँ से आई थी? उत्तर प्रदेश से। पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश। कमला चौधरी, ये भी कहाँ से आई? उत्तर प्रदेश से। बेगम एजाइल रसूल, ये भी कहाँ से आई? उत्तर प्रदेश से। फिर अपन देखते हैं राजकुमारी अमृत कौर, ये आई बेटा मध्य प्रांत से। ठीक है, सरोजिनी नायडू बिहार से। हंसा मेहता बॉम्बे से। जी दुर्गाबाई मद्रास से। दक्षयायनी बेला युदन, ये आई बेटा कहाँ से? मद्रास से। अम्मू स्वामीनाथन, ये भी कहाँ से आई? मद्रास से। मालती चौधरी उड़ीसा। रेणुका राय पश्चिम बंगाल से। लीला राय पश्चिम बंगाल से। और एनी मस्करिनी, ये आई त्रावणकोर से। ये 15 महिलाएं हैं जो संविधान सभा का हिस्सा थी। इनको बहुत ध्यान से आप देख लीजिएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।